ओके, देखो बात समझो, हम क्या बोल रहे थे तुम लोग को। अभी तक हम लोग क्या किए हैं मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ इस क्लास में। कल के क्लास में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, क्योंकि आज स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आए हो तो मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सिलेबस स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वन, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स किस तरह रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स में, करेक्ट। उसमें हमने बहुत कुछ देखा था। उसमें हमने एसेंस पढ़ा था, डिटर्मिनेशन पढ़ा था, कंसिक्वेंसेस था, डायमेंशन था। सभी चीज़ याद आ रहा है ना तुम लोग को? और बहुत सारा चीज़ मिसलेनियस। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम लोग एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं। फैमिली से क्या सीख सकते हैं, सोसाइटी से क्या सीख सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे लेसन टू बी लर्न फ्रॉम ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, रिफॉर्मर, एसेट्रा। इस एसेट्रा को यदि खोलोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस एसेट्रा में तुम्हारा एंटरप्रेनर भी आ जाएंगे, है ना, और भी ग्रेट पर्सनालिटी भी आ जाएंगे, फ्रीडम फाइटर भी आ सकते हैं, या एनजीओ चलाने वाले लोग भी आ सकते हैं, आईपीएस, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे आ सकते हैं, है कि नहीं है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो बहुत पिछले क्लास में, जो प्रीलिम्स 2021 के प्रीलिम से पहले हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में लास्ट खत्म किया था बोल के कि हम अब्दुल कलाम साहब से क्या क्या सीख सकते हैं। हाँ, जो कि हमने डिजिटल नोट्स में भी बता दिया था तुम लोग को। उससे पहले हमने मदर टेरेसा के बारे में बात किया था, मदर टेरेसा का क्या क्या वैल्यूज हम अपने अंदर रख सकते हैं। तो ये पिछले क्लास का बात हुआ। पिछले क्लास मतलब प्रीलिम से पहले का क्लास है। जो पिछले क्लास हुआ, कल का जो क्लास हुआ, उसमें हमने 6 पर्सनैलिटी, 6 ही था ना जी कल जी, 5 पर्सनैलिटी के बारे में कल बताया मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये सभी। नंबर 1 कौन थे जरा बताना? जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा से क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताया था मैंने। और क्या था? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन से क्या सीख सकते हैं? उसके बाद हाँ, ई श्रीधरन से क्या सीख सकते हैं, जिसको हम लोग मेट्रोमैन भी कहते हैं, जिनको मेट्रोमैन, उनके बारे में मैंने कल पूरा डिटेल्स में बताया है क्लास में। उसके बाद क्या था? एम.एस. स्वामीनाथन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ना, उनके बारे में। और लास्ट वन क्या था? विश्वकर्मैया। ये जो है ना विश्वकर्मैया, अब प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, साउथ का नेम है, कर्नाटक के हैं, और इन्होंने बहुत योगदान दिया था। यही जो इनका ही प्लानिंग था जो इंडिपेंडेंस से पहले काम आया था भारत में, और बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारा नेशनल हम लोग का जो 5 साल का जो प्लानिंग होता था, है ना, 5th ईयर प्लानिंग, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इतना कुछ कल किए थे क्लास में। आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लाइक कैलाश सत्यार्थी, उनसे क्या सीख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी भी बहुत बड़ा नाम है। स्लेवरी को चैलेंज करना छोटा बात तो नहीं है ना। बच्चे लोग का जिस हिसाब से ट्रैफिकिंग हो रहा था, विदेश में भेजे जा रहे थे, या डोमेस्टिक ही ट्रैफिकिंग हो रहा था, उस पर खुल के काम करने वाला आदमी नाम तो होगा ही होगा, करेक्ट। उनके बारे में, कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, डेट इज एस.आर. शंकरन। एस.एन. शंकरन बहुत बड़ा नाम है, वो आईएएस ऑफिसर है, थे कह सकते हो, आईएएस ऑफिसर। इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है, मतलब पद पे रहते हुए, तो इनसे हम सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आईपीएस से भी सीखेंगे, जिन्होंने मतलब अपना जान का भी परवाह नहीं किया और ऐसा सर्विस दिया है नेशन को कि एंटी नेशनल फोर्स ने उनको मार भी दिया। ठीक है, जैसे एक आईपीएस थे, बिहार के ही आईपीएस थे, एग्जाम्पल तुम्हारा मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। नरेंद्र कुमार, बिहार के आईपीएस, इनका हत्या हो गया था 2012 में। उसका सत्येंद्र दुबे के बारे में बात करेंगे, वो भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर थे, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ। उसका मंजूनाथ, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मैनेजर थे,
इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फ्यूल अडल्ट्रेशन, जो फ्यूल में जो मिलावटी होता है उसको एक्सपोज किया था इन्होंने, तो इनके साथ भी गलत काम हुआ है। कमेश्वर यादव जो कि एमजी नरेगा के एक्टिविस्ट थे, इनके साथ भी वही हुआ है। तो ये सभी चीज देखो, मर तो जाते हैं लोग, मगर जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, वो प्रेरणा बनता है दूसरे के लिए, दूसरे ऑफिसर के लिए या फिर एस्पिरेंट के लिए। कोई हमसे पूछ सकता है कि सर इतना जाने क्या जरूरत है एक एक पर्सनालिटी के बारे में। ये गुड क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग का, ठीक है, यदि ऐसा सवाल पूछते हो हमको, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सो ऑन। तो रिफॉर्मर तो बहुत तरह के रिफॉर्मर आए हैं वर्ल्ड में। बुद्ध भी एक रिफॉर्मर थे, स्वामी जी भी एक रिफॉर्मर है, करेक्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक रिफॉर्मर है, और भी बहुत सारे रिफॉर्मर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी तो बहुत सारे हुए हैं। तो देखो, ज्यादा पढ़ाने का मतलब यही है कि कम से कम एक को भी ठीक से समझोगे ना, एडमिनिस्ट्रेटर, इसका भी यदि 5-6 पर्सनालिटी को समझते हो ढंग से, तो समझ में, एसेंस समझ में आ जाएगा तुम लोग को। और यही कारण है कि कल मैंने जितना भी पर्सनालिटी का तुम लोग को पढ़ाया है, सबका मैंने 2-2 कोटेशन लिखाया है। यस, 2-2 कोटेशन लिखा है। ये कोटेशन लिखाने की क्या जरूरत है? ये जो कोट लिखा है इसका क्या जरूरत है? इसका जरूरत डायरेक्ट एथिक्स पेपर से है तुम्हारा, क्योंकि वहां पे 4-5 सवाल ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट कोट में लिखा रहता है और उसको तुमको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है, जैसे राइचियसनेस है ना अब्दुल कलाम का, कि यदि दिल में राइचियसनेस हो, सही काम करने का सोच हो, तो हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही था ना, जो उन्होंने भाषण भी दिया था यूरोपियन यूनियन में जाके, जिसका मैंने तुम लोगों को क्लिप भी भेज दिया था, यदि तुम लोगों को ठीक से याद है तो वो तो पूछ लिया यूपीएससी ने। पूछा कि नहीं पूछा? सिविल सर्विस का ही क्वेश्चन है वो, मगर उससे पहले ही वो सर्कुलेट हो चुका था वो वीडियो, या फिर उनका जो वर्ड्स बोला हो वर्ड्स, वो तो काफी पॉपुलर हो चुका था पहले ही। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब आपको अंदाज मिल जाता है कि ये कोटेशन है, इसको किस तरह लिखना है, यदि आप 10-50 इस तरह लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है, यदि कोई अननोन आदमी भी बोला है तो उसको कैसे डिकोड किया जाए। इसलिए ज्यादा पढ़ोगे ना तो एक पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगा उसका। यही कारण है कि आज भी कवर करेंगे, कल परसों भी कवर करेंगे। कल जो कवर करेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा। कल हम रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करेंगे, कल हम स्वामी जी का बात करेंगे, कल हम रामकृष्ण परमहंस का बात करेंगे कि इनसे क्या सीख सकते हो बस, क्योंकि सबका वैल्यूज, और जितना नया चीज सीखोगे उतना तुम्हारा एथिक्स पेपर उतना स्ट्रांग बनेगा। बात समझ रहे हो ना, उतना स्ट्रांग बनेगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज फ्रॉम कैलाश सत्यार्थी। तो पहले तुम लोग ये बताओ, कैलाश सत्यार्थी के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? जो हमने बताया वो छोड़ के क्या कुछ जानते हो इनके बारे में? कौन जानता है? रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। किसी को पता है इनके बारे में? नितेश, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें बॉन्डेड लेबर का बात किया गया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का बात किया गया? कौन सा आर्टिकल है? 20? तो उन्हीं के लिए काम किया, उसी के फॉर्म में काम किए हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया है ना। तो किसी को नोबेल प्राइज मिलना मतलब तो बड़ी बात है ना। नोबेल प्राइज अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलता है, नोबेल प्राइज ओबामा को मिलता है, तो कुछ तो बात रहा होगा ना कि नोबेल प्राइज मिला। वो भी इंडियन को नोबेल प्राइज मिला तो और बड़ा बात है, क्योंकि नोबेल प्राइज हमेशा एक वर्ल्ड में एक पॉलिटिक्स का रूप भी उसमें दिखता है, नोबेल प्राइज में दिखता है। कैलाश सत्यार्थी सबसे पहले ये नोबेल लॉरिएट है, तुम लोग जानते हो, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। मगर इनसे क्या सीख सकते हो? ये कहते हैं, लिखते रहना, डोंट स्टॉप एट इनिशियल सक्सेस। शुरू का सक्सेस मिल गया तो खूब खुश, लड्डू उड्डू बांट रहे हो, जो नहीं है।
आगे बढ़ो, ठीक है, सक्सेस तो जर्नी है ना, है कि नहीं है? तो इसी को यदि मैं डिकोड करूं तो सक्सेस क्या है? जर्नी है। फुल एंजॉय करो। शुरू में ही लोग रुक जाते हैं, ये बोलते हैं कि फ्यूचर क्रिएट ओन। मैं देखो यहां ग्रामर का चेक नहीं हो रहा है, बस समझने का प्रयास करना, ठीक है ना? ये कोई, मैं अभी इंग्लिश टीचर नहीं हूं, ठीक है ना? अभी माइंड में बताना था। फ्यूचर क्रिएट ओन मतलब क्या कि फ्यूचर अपना बनाओ, दूसरे के देखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर अपना होना चाहिए, तरीका अपना होना चाहिए। ये कहते हैं कि पर्सनली यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको मिशन के लिए, कोई भी आपका मिशन है उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा नहीं हुआ जी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ आपका हार्ड वर्क। हाँ, पर्सनली किसी मिशन में जुड़े हो, जैसे कैलाश सत्यार्थी स्लेवरी को रोकने के लिए मिशन में जुड़े थे, तो उसमें इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत नेटवर्क बनाया इन्होंने, कितना पूरा झोंका है इन्होंने। तो कहते हैं कि यदि पर्सनली यदि आप चाहते हैं कि मिशन को कामयाब बनाए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, ये सब चीज बहुत जरूरी है, समझे ना? इसके बाद हम सीख सकते हैं इनसे, हम इनसे सीख सकते हैं करेज एंड डिटर्मिनेशन। देखो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ये बहुत बड़ा रैकेट होता है, ठीक है? इसमें बहुत इन्फ्लुएंसर लोग भी इसमें जुड़े रहते हैं, उसके विरोध में काम करना बहुत बड़ा बात होता है कि नहीं है? जैसे मानते हो अभी तो देखो छोटे छोटे वर्क में ही तुम लोग को दिख जाता है किस तरह पॉलिटिकल मास्टर लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है स्लेवरी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना। बेगर्स भी कितना बड़ा, बेगरी जो होता है तुम्हारा, बेगरी समझते हो ना, जो भीख मांगने वाला जो तुम्हारा जो सिस्टम है, इसमें भी तो बच्चे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के उससे भीख मंगवाया जाता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। तो देखो इस नेटवर्क को एक्सपोज करने के लिए करेज एंड डिटर्मिनेशन की जरूरत है, ये सबकी बस की बात नहीं है, समझे ना? इनका ये मानना है। और ये कहते हैं कि यस, रीच हायर, हमेशा आगे बढ़ो। और कैसे आगे बढ़ो? पुशिंग एडवर्सिटी, जितने भी चैलेंजेस हैं, एडवर्सिटी मतलब क्या? चैलेंजेस है, उसको पुश करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो, जो कि कॉमन चीज है, जानते हो तुम लोग भी, कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं। अब देखो इनका एक कोटेशन है, मैं कोट लिख देता हूं, ये बहुत अच्छा कोट है इनका। ये कहते हैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom। कोटेड अनकोटेड, देखो इनका बोला हुआ कथन है, इसलिए कोटेड अनकोटेड में लिखा रहे हैं। क्या है इसका मतलब? आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द shackles ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। ये बोलते हैं हम इस बात से इनकार करते हैं कि जो स्लेवरी का इतना बड़ा जो चीज है, इंडस्ट्री या सिस्टम है, ये कभी भी स्ट्रॉन्गर हो ही नहीं सकता है फ्रीडम से। इसलिए बच्चे लोग को जो स्लेवरी में बना कर रखा गया है, इसको पूरा अधिकार है ह्यूमन राइट्स का, ये बाहर निकले इसको भी पढ़ने का अधिकार है, इसको भी अपना ड्रीम पूरा करने का अधिकार है, चाहे वो प्रोसेस कितना ही जटिल क्यों ना हो। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि स्लेवरी एक तरह से क्या है, एक समुंदर है,
उसमें चला गया तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल चीज होता है कि नहीं? मगर फिर भी इनका बिलीव देखो, इस लेवल पे बिलीव है इनका। समझ गए? इनसे कैलाश सत्यार्थी से हम ये सभी चीज सीख सकते हैं। माइंड में बना लिए हो? तेजी से बनाओ, सब लिखो तेजी से। हो गया ना सबका? वो लिखा है कि नहीं लिखा है? हमसे भी पहले लिख लिए तुम क्या? हाँ, ये इतना तेज तो होना ही चाहिए। वेरी गुड। इसी लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग का होना चाहिए स्पीड। अब हम संकरण का बात करेंगे। संकरण का कंट्रीब्यूशन, उसमें तुम लिख सकते हो आर्टिकल 23 और 24, जो भी तुमने कहा था उसको लिख लो ऐसे करके। आर्टिकल 24 और 23 और 24। SR संकरण, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जान लो, ये एक IAS ऑफिसर है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है प्रो पोर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके। समझे? इज अ पायनियर ऑफ क्रिएटिंग प्रो पोर पॉलिसीज, यानी कि जितने भी पॉलिसी बनाए जाएंगे हम पूरी तरीके से पोर पे ध्यान देके बनाएंगे, गरीब लोग का कल्याण करेंगे पॉलिसीज में। तो हमारा IAS कैसा हो? तो ऐसा संकरण की तरह हो। सही बात है। कॉमन गुड अप्रोच कह सकते हो तुम लोग, है कि नहीं है? कॉमन गुड अप्रोच को लेके बिल्कुल जोड़ सकते हो तुम वहां से। कॉमन गुड अप्रोच इनका देखो, इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया बात है इतना ही नहीं, इनका जो डिलीजेंट जो एफर्ट्स, यानी कि इनका जो मेहनत है, इनका जो प्रयास है, इसके वजह से बहुत कुछ हुआ है। पॉलिसीज, बहुत सारा पॉलिसीज लाइक एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट, समझे, एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट इन्होंने लाया है। समझ रहे? एक IAS एक्ट तक ला देता है। एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट भारत में बना था ना जी, बॉन्डेड लेबर एक्ट, कि बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, स्लेवरी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कानून व्यवस्था चाहिए ना। तो उसका मांग उठाने वाला जो प्रयास करने वाले SR संकरण थे। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, उसमें भी इन्होंने मेहनत किया है और इनके प्रयास के वजह से ये एक्ट आया है। तो कह सकते हो बहुत बड़ी बात है, एक ब्यूरोक्रेट के प्रयास की वजह से कोई कानून व्यवस्था बन रहा है, यानी कि मैसिव अवेयरनेस किए होंगे और पॉलिटिशियन को भी लगा कि जरूरी है। तो इसलिए इनको कहा जाता है पीपल मैन कहा जाता है। लिख लो, इनको टाइटल दिया जाता है, ये क्या है? पीपल मैन। देखो ये क्या, मैं इनके बारे में थोड़ा पर्सनल बताना चाहता हूं, पर्सनल चीज। ही रिमेन अनमैरिड अब्दुल कलाम की तरह, और इन्होंने कंट्रीब्यूटेड मोर देन 500 स्टूडेंट्स। 500 स्टूडेंट का जो एजुकेशन है शुरू से लेकर लास्ट तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बड़ी बात है कि नहीं? एक विद्यार्थी को पढ़ा के पहुंचा देना उस लेवल तक, इन्होंने 500 स्टूडेंट को भी मतलब उससे भी अधिक को नर्चर किया है। तो समझे ना? उतना ही नहीं,
बहुत सारे एनजीओ का भी एक हिस्सा रहे हैं, ये एनजीओ में भी इनका पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये देखो किसके लिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन किसके लिए बना था? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला जो प्रॉब्लम था, है कि नहीं है? जो हाथ से जो डेड प्रोडक्ट्स, ह्यूमन का डेड प्रोडक्ट्स उठाने का जो बात था, उसी को ना रोकने के लिए लाए थे ये। इस चीज को, मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चला था। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे ये। और इन्होंने उतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, भारत में जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उसको लेटर लिख के दिया था कि इस पे काम करिए। ये मतलब इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। इन्होंने कहा था अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आदमी एसी में बैठा हुआ है, कोई आदमी सेप्टिक टैंक के अंदर जाके काम कर रहा है, ये इतना डिस्क्रिमिनेशन तो ठीक नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ऐसा होना चाहिए, मतलब एवरी सिंगल कलेक्टर इन इंडिया, बात समझो ना तुम, जितने भी कलेक्टर हैं भारत में सबको लेटर लिख के दिया था इन्होंने कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अवेयरनेस फैलाई है पूरा भारत में। ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम SR संकलन से ये सीख सकते हैं, ह्यूमन राइट्स बाबू, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, इसको काट देना, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होना चाहिए। समझते हो ना मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? हाँ, सफाई करना। देखते हो ना, सेप्टिक टैंक में घुस जाते हैं लोग, और बहुत ही कभी कभी तो बहुत ही गलत तरीके से डेथ भी हो जाता है इन लोग का, सफोकेशन से डेथ हो जाता है। बहुत सारा मामला ऐसा आया था बीच में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और बोलना पड़ा कि गलत है ये चीज़, इसके लिए आप टेक्नोलॉजी मंगवाओ। ऐसे आदमी को अंदर नहीं एम्प्लॉय करते हैं। बात समझे नहीं? ये इट इज ऑल अबाउट योर SR संकलन। तो इनसे ये सीख सकते हैं पीपल मैन कैसे बना जाए। तो पीपल के लिए काम करके बना जाए ना, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे सत्येंद्र दुबे का, बात करेंगे। देखो, पहले तो ये समझ लो, ये IES ऑफिसर रहे हैं, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये। और ये कौन थे उस समय? तो ये लिख लो, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और ये काम कर रहे थे गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल जो हमारा प्रोजेक्ट है, जानते हो ना, कनेक्ट करने वाला इंडिया का क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं बता चुका हूं तुम लोग को। लुधियाना से लेके नीचे तुम्हारा दानकुनी से लेके, है ना, दानकुनी से लेके ऊपर लुधियाना, वहां से लेके नीचे फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है, ऐसे करके जोड़ के। तो उनके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ये वो रह चुके हैं, स्टेक होल्डर कह सकते हो या काम करने वाले रह चुके हैं, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, यानी कि हद ऊपर लेवल पे थे ये, कह सकते हो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। अब देखो, इनको अपने वर्क एथिक्स के लिए जाना जाता था, नोन फॉर वर्क एथिक्स, नोन फॉर वर्क एथिक्स। समझे? डेडिकेशन, काम को लेके हद डेडिकेटेड, डेडिकेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, बहुत ही करेजियस पर्सन थे ये। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक्सपोज किया था, ये एक्सपोज्ड इरेगुलरिटीज, ही एक्सपोज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जैसे मान लो कि इतना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन है ना ये, तो
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनना मतलब क्या, हाईवे प्रोजेक्ट है ये। अब हाईवे प्रोजेक्ट में जानते हो कि एक छोटा सा रोड बनता है तो उसमें कितना धांधलीबाजी होता है, तुम लोग बढ़िया जानते हो। तो इतना बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है ये, तो उसमें इन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को क्या किया था, एक्सपोज किया था। इरेगुलरिटीज एक्सपोज किया था। अब इनका एक्सपोज करने की वजह से क्या हुआ, इनका किलिंग हो गया। यानी कि डेडिकेशन और एक्स्ट्रा करेज वाला जो नेचर था, इसकी वजह से इनका डेथ हो गया। मगर ये फिर भी अपने वर्क एथिक के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। समझे, ये हम इनसे सीख सकते हैं। ज्यादा क्या होगा, आदमी मरेगा, है ना। मगर कई लोग ऐसे भी है कि मौत से भी नहीं डरते हैं, वर्क एथिक के सामने मौत से भी नहीं डरते हैं। मौत आए ठीक है, अपने जगह है, मगर काम से हम कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं, काम को निभाना ही होगा। तो उसमें एक सत्येंद्र दुबे भी आते हैं, समझे ना। तो इस तरह करेज चाहिए होता है पब्लिक फील्ड में, पब्लिक सर्विस में। ऑन सिमिलर लाइन, अभी जो भी बताऊंगा ना छोटा छोटा बताऊंगा, इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा बताऊंगा ताकि बस एक आइडिया डेवलप हो जाए। अब जितना ही बताने वाला हूं मैं, सभी का किसी न किसी फॉर्म में किलिंग ही हुआ है, समझे ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा जान लो उनके बारे में, काम आएगा तुम लोग को। षणमुगम मंजूनाथ, देखो ये पेशे से सेल्स मैनेजर थे। कहाँ का, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, IOCL, समझे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। तो देखो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये इन्होंने क्या काम किया है, तो देखो जो फ्यूल, जो एडुलरेटेड जो फ्यूल होता है उसको एक्सपोज किया था इन्होंने। अभी जानते हो ना तुम लोग, पेट्रोल पंप में देखते हो ना, कई पेट्रोल पंप में मिक्स करके बेचता है ना, इसलिए उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है, वो कम माइलेज देता है। तो इसका भी रेड कभी कभी होता है, जब जाते हैं जो कर्मचारी है वहां पे जाके रेड मारते हैं। तो कह सकते हो कि ये सेल्स मैनेजर थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और ये काम किया इन्होंने कि जितने भी एडुलेटेड तुम्हारा फ्यूल है उसको एक्सपोज किया था इन्होंने, समझे। ये अपने करेजियस नेचर के लिए जाने जाते थे, करेजियस नेचर के लिए, ऑनेस्टी के लिए, बहुत ईमानदार आदमी थे। मगर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ये लखनऊ में, मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, लखनऊ में एक गए और वहां पे 2 पेट्रोल पंप को इन्होंने रेड किया। 2 पेट्रोल पंप में इन्होंने रेड किया, रेडेड। और उसी नाइट जब ये घर की तरफ लौट रहे थे, ऑन रिटर्निंग इनका किलिंग हो गया। तो इनका करेजियस नेचर और इनका ऑनेस्टी इनको यहां पहुंचा दिया, समझे। ये होता है वर्क एथिक्स। तो ये तो बहुत बड़ा प्रेरणा है ना लोग के लिए कि तुम पहला आदमी नहीं बनोगे जो मरोगे। तुमसे पहले कई लोग आए या चले गए और उनका पढ़ाया भी जाता है। तो तुम लोग भी ऐसा काम करो कि तुम लोग का भी पढ़ाया जाए माइंड मैप में, है ना, कम से कम 2 ही लाइन सही। और जो होंगे, जो इस चीज का जानकार होंगे या जो जानना चाहेंगे, वो तो 2 लाइन नहीं, वो तो 200 लाइन भी जानते होंगे। मैं जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं तुम लोग को। तो देखो ये क्या, हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर है लोग, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हम लोग जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स मैनेजर है तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है। इससे पहले जो बात किए थे दुबे के बारे में, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर ही है, IAS
तो हम लोग का कोशिश यही है कि उस एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ पे वर्ड जो दिया गया है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर से क्या क्या सीखते हैं, तो पहले उसका रेंज लेना। कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई सेल्स मैनेजर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, कोई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का है। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, खाली एक आईएएस ही नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का भी रेंज बहुत बड़ा है, समझे ना। तो अब बात करेंगे नरेंद्र कुमार का हम लोग। नरेंद्र कुमार वही जिनका पोस्टिंग बिहार में भी हुआ था। नरेंद्र कुमार देखो, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर। इनका कहाँ कहाँ गए, बिहार में रह चुके हैं, ठीक है, उज्जैन में भी रह चुके हैं। उज्जैन मतलब एमपी के उज्जैन, समझे। उज्जैन कहाँ पे है, एमपी में ही है ना उज्जैन। अब देखो ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपोज किया था, ये एक्सपोज्ड सैंड माइनिंग माफिया। सैंड माइनिंग समझते हो ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं भारत में। जैसे अभी गुजरात क्या चीज से प्रॉब्लम में है, तो एक तो कहते हैं ड्रग्स को लेके, दूसरा तुम्हारा क्या है, सैंड माइनिंग माफिया। क्योंकि जानते हो कि सैंड बहुत ज्यादा रहता है रिवर के आसपास, और उसमें धंधेबाजी करके बहुत पैसा अर्जित किया जा सकता है, अदरवाइज वो स्टेट को मिलता, वो स्टेट का रेवेन्यू है ना, क्योंकि वो क्या है, स्टेट का रिसोर्सेस है। जितना भी देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट एरिया किसका रिसोर्सेस है, स्टेट का है। तो जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस होगा स्टेट में, वो सब स्टेट का रिसोर्सेस है। तो सैंड माइनिंग माफिया को इन्होंने एक्सपोज किया। क्या हुआ उसके बाद मार्च 2012 में he was murdered, उनको मार दिया गया, समझे। अब छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं। ललित मेहता, ज्यादा बताना नहीं, ललित मेहता भी क्या थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे। आरटीआई एक्टिविस्ट जानते हो आरटीआई का मतलब, ये क्या चीज के एक्टिविस्ट थे, आरटीआई के थे। ये फूड कैंपेन पे काम कर रहे थे, उसमें जो गड़बड़ हुआ था उसको एक्सपोज करना चाहते थे। इनका भी किलिंग हो गया इसके वजह से। ऑन सिमिलर लाइन कामेश्वर यादव, कामेश्वर यादव, यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एमजी नरेगा के एक्टिविस्ट थे, एमजी नरेगा। समझे। तो इन्होंने सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था, इरिगेशन वर्क में जो नेक्सस था पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का एसेट्रा, इसके वजह से इनका भी क्या हुआ, किलिंग हो गया। क्यों, क्योंकि ये सब किलिंग बोल रहे, सॉरी, इरिगेशन वर्क में क्या पैसा बहुत इन्वॉल्व रहता है। तो जब ये आरटीआई एक्टिविस्ट, क्योंकि एमजी नरेगा में तो इरिगेशन वाला चीज आएगा ना जी, इरिगेट करने के लिए लोग मजदूर को ले जाते हैं वहां पे, तो इनको लगा कि अरे भाई ये है क्या, तो आरटीआई फाइल किए ये, तो पता चला ये तो बहुत सीरियस नेक्सस है, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सबका नेक्सस है, ये तो इरिगेशन के नाम पे पैसा खा रहा है ये लोग। जैसे इनको पता चला, लोग रहा नहीं गया, जो नेक्सस पार्टीज थे उनको रहा नहीं गया और मर्डर हो गया इनका भी। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिसके बारे में यही सब चीज हुआ है, जिन्होंने मतलब अपने वर्क एथिक्स के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूं मैं, इसी तरह के लोग सब हैं। जैसे एग्जाम्पल कभी आएगा विश्वराम, यहां पर वन करके दिखाता हूं, विश्वराम लक्ष्मण दोदिया, लिख सकते हो,
नंबर 1 रामदास पाटिल एंड एसेट्रा लिख दो, ऐसे बहुत सारा नाम है, इतना काफी है। समझ गए ना? नरेंद्र कुमार, ये हो गए। ललित मेहता, जिन्होंने फूड कैंपेन के ऊपर काम किया था, इवेंचुअली इनका भी मर्डर हो गया, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर खत्म कर दिया है, मैंने बहुत जल्दी क्लास खत्म कर दिया है। कल मैं तुम लोग को रिफॉर्मर के बारे में बताऊंगा, रिफॉर्मर्स के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर से और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास टाइम है, विल गो फॉर द इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है, बंद कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, फॉर टुडेज क्लास।